नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 10 क्लास 7 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अब तक आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। सेकंड पार्ट को देखिए, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। यहाँ पे वतन जागीर्स ऑफ राजपूत के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले लेफ्ट साइड पे आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इसको देख लेते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि मुगल्स जब राज कर रहे थे दोस्तों, तो कई राजपूत रूलर्स ने मुगल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक ऐसा राजपूत स्टेट था जिसने लगातार लड़ाई की मुगलों से, उन्होंने कभी भी मुगल को नहीं माना। वो स्टेट था मेवाड़ का। इनके राजा थे श्री राणा प्रताप जी। राणा प्रताप जी मेवाड़ की गद्दी पे बैठे 1572 में। उदयपुर के और मेवाड़ के बहुत से हिस्से इनके कंट्रोल में थे। बहुत बार अकबर ने अपने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को भेजा राणा जी के पास कि भाई आप हमारी अधीनता के अंदर आ जाइए, लेकिन राणा प्रताप जी ने साफ साफ मना कर दिया। राणा प्रताप जी उन राजपूत रूलर्स के भी अगेंस्ट थे जो मुगल्स की ताकत को मान रहे थे, मुगल्स के अधीन हो रहे थे। लेकिन राणा प्रताप जी ने लड़ाई करी मुगलों से, वो मुगलों के कंट्रोल के अंदर नहीं आए। उन्होंने अकबर के सामने सीधे सीधे घुटने कभी नहीं टेके। अब बात करते हैं किसकी, द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत। देखिए, बहुत से राजपूत किंग्स, खासकर वो जो कि अंबेर और जोधपुर के इलाके थे, उन्होंने मुगलों के राज को मान लिया और मुगलों ने इसके बदले उनको कंसीडरेबल ऑटोनॉमी दी। मुगलों ने कहा कि आपकी जगह हमारी है, यहाँ पे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसका एक हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, बाकी आप अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में फ्री हैं, आपके पास ऑटोनॉमी है, हम आपके डेली कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसको बोला जाएगा वतन जागीर। वहीं पे ये मुगलों को जिनको वतन जागीर दी, इन राजपूतों को जिनको वतन जागीर दी गई, इनके राजपूत के जो किंग हैं वो मुगल कोर्ट में उनको जगह मिलती थी बैठने के लिए। अब देखेंगे आप दोस्तों, 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन राजपूतों को जिनके पास वतन जागीर थी, ये धीरे धीरे इनके अंदर एम्बिशन बढ़ेंगे और वो आसपास के इलाके में अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अजीत सिंह जो कि जोधपुर का रूलर था, वो भी मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व था। कई बार उसको इस पॉलिटिक्स में जीत भी मिली थी। और भी बहुत से राजपूत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी जिनके पास सूबे आती थी अलग अलग जगहों की। तो गुजरात और मालवा में राजपूत रूलर्स को सूबेदारी मिली थी। तो जो राजा अजीत सिंह था जोधपुर का, उसको गुजरात का गवर्नर बनाया था। सवाई राजा जयसिंह, ये बड़े फेमस हैं, ये अम्बेर के थे, इनको मालवा का गवर्नर बनाया गया था। और 1713 में जो मुगल एम्पर था जहंदर शाह, उन्होंने इनकी सूबादारी को रिन्यू कर दिया। तो गुजरात का सूबेदार राजा अजीत सिंह, फिर अम्बेर के सूबेदार राजा सवाई राजा जयसिंह, ये थे। फिर इन लोगों ने अपने कंट्रोल के अंदर जो इलाका था, इनकी जो वतन जगीर थी, उस वतन जगीर के आसपास के इलाके के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। वो जगह जहां का इनको सूबेदार बनाया गया था इन राजपूतों को, उसके आसपास के इलाकों के उन्होंने अपने अंदर मिलाने की कोशिश की, जो कि ये इन जगहों पे बिल्कुल ही राजा बन चुके थे। किसी भी तरीके का इनके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं था, जो कि मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी। तो ये अपने आप को अपने अंदर और पोर्शंस को कंट्रोल में लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आसपास की जो इंपीरियल टेरिटरीज थी जो कि मुगल्स के अंदर थी, उसको धीरे धीरे ये एनेक्स करना शुरू करेंगे। तो देखोगे नगौर करके एक जगह है दोस्तों आपके राजस्थान में, उसको एनेक्स कर लिया गया और जोधपुर के साम्राज्य में उसे जोड़ दिया गया। वहीं पे अंबेर जो था, जो सवाई राजा जयसिंह के अंदर था, उसने बूंदी के बड़े हिस्सों को अपने अंडर में ले लिया। सवाई राजा जयसिंह ने अपनी कैपिटल को बनाया जयपुर। जयपुर आज की डेट में हमारी पिंक सिटी, बहुत ही सुंदर शहर है। इनको सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी मिली 1722 में। और आगरा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग मुगल्स। आपको पता है जो शुरुआती मुगल्स थे दोस्तों, उन्होंने अपना सेंटर आगरा में बनाया था। तो आपका अकबर भी काफी दिन आगरा में रहा, उसके बाद आप देखेंगे शाहजहां भी काफी दिन आगरा में रहा। फिर जब लाल किला बना तो ये दिल्ली आके रहने लगे। फिर अब क्या हुआ दोस्तों कि इस समय पे एक और ताकत बहुत उठ रही थी, वो थी मराठा। तो मराठा की कैंपेन 1740 तक आते आते बहुत बढ़ गए। तो ये जो प्रिंसिपैलिटीज थी अंबेर की, गुजरात की, शुरू शुरू में जोधपुर की, ये लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन में घुस रहे थे, बट इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन को रोका मराठाज ने राजस्थान की बहुत सारी जगहों पर अटैक किया और उनको अपने कब्जे में लिया। अगर आप राजपूत चीफ्टेंस की बात कर लें तो राजपूत चीफ्टेंस ने भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, किले, फोर्ट्स बनवाए हैं दोस्तों। तो हिल टॉप्स में इन फोर्ट्स को बनवाया गया। बहुत बड़े बड़े एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशंस थे। इसके अंदर बहुत बड़ी जगह थी। तो मेजर अर्बन सेंटर्स थे अंदर, महल थे, पैलेसेस थे, मंदिर थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वाटर हार्वेस्टिंग सेक्टर्स थे बहुत सारे। तो वाटर बॉडीज में अंदर आपको लेक्स भी मिल जाएंगी, बाउलीज भी मिल जाएंगी, स्टेपवेल्स, कुंडीज, कुएं मिल जाएंगे, तालाब मिल जाएंगे।
ताकि अंदर जो लोग रहते हैं उनको पानी पीने की कोई कमी ना हो, क्योंकि पानी इज बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, बिना इसके रह नहीं सकते लोग। यहाँ पे राइट साइड पे दोस्तों आपको जयपुर का जंतर मंतर दिख रहा है। जयपुर का जंतर मंतर और बाकी जगहों का जो जंतर मंतर है उसको बनवाया था सवाई जयसिंह जी ने। ये एक्चुअली साइंटिफिक प्रोग्रेस इनके अंदर बहुत थी, साइंस के प्रति इनका झुकाव बहुत था। अंबेर के रूलर थे। इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को बनवाया। एक थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। इनको जंतर मंतर ही बोला जाता है। ये वो ऑब्जर्वेटरीज थी उस जमाने में जिनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे कि वो हेविली बॉडीज की स्टडी कर सके, तारों की, जो कुछ भी रात में आसमान में दिखता है। ऑब्वियसली दोस्तों की देखिए उस समय पे साइंस तो इतनी डेवलप थी नहीं, बट उस समय पे इस तरीके की जंतर मंतर बनाना ही बड़ी बात थी। सबसे खास बात यह है इन जंतर मंतर में खास क्या था, इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जंतर मंतर गए भी होंगे, बट अब तक समझ नहीं पाए होंगे कि उस जंतर मंतर का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होता है उस जंतर मंतर में। अगर समझ में आया है तो बताइए कमेंट में। फिर आगे बात करते हैं राजा जयसिंह ऑफ जयपुर के बारे में। देखिए 1732 का एक पर्शियन अकाउंट है जिसने राजा जयसिंह के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि ये अपनी ताकत की बिल्कुल ऊंचाइयों पे थे एक समय पे। 12 साल तक लगभग आगरा के गवर्नरशिप थी इनके पास। तो 12 साल इन्होंने लगभग आगरा पे राज किया। मालवा पे 5 से 6 साल इन्होंने राज किया। बहुत बड़ी आर्मी, आर्टिलरी और बहुत सारी दौलत थी इनके पास। दिल्ली से लेके नर्मदा किनारे तक इनका राज हुआ करता था एक समय पे। अब यहाँ पे कुछ और पॉलिटिकल एंटिटीज उभर के आएंगी। खालसा, दिस वाज एक्चुअली एसोसिएटेड विद सिख। इसके बारे में मैंने पहले के चैप्टर्स में बात की है। अब देखिए शुरू में जो सिख्स थे दोस्तों, बेसिकली एक रिलीजन के तौर पे उभरा था। एक सिख की जो कम्युनिटी थी एक रिलीजन के तौर पे उभरी थी, जो कि बाकी दूसरी सोसाइटी में जो कमियां थी ना उन कमियों को दूर करने की कोशिश करती। बट धीरे धीरे आप देखोगे कि इवॉल्विंग पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, इवॉल्विंग सोशल कंडीशंस की वजह से सिखों को ये रियलाइज हुआ कि भाई हमें अब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनना चाहिए अगर हमको इस जगह पे सरवाइव करना है। तो 17th सेंचुरी के लगभग पे आप देखेंगे कि सिख विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेट पावर बन जाएगी पंजाब में। बहुत सारे बैटल्स लड़े, लड़ाइयां लड़ी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने राजपूत रूलर के अगेंस्ट, मुगल रूलर्स के अगेंस्ट। खालसा पंथ की स्थापना हुई 1699 में। इस खालसा पंथ की स्थापना के बाद भी बहुत सी लड़ाइयां करी सिखों ने, इससे पहले भी बहुत सी लड़ाइयां करी। बहुत ही कहते हैं ना बोल्ड और स्ट्रांग होते थे ये सिख लीडर्स। अब देखोगे आप दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे इनकी मृत्यु हो गई 1708 में। तो भाई उसके बाद ये जो खालसा पंथ उठा सिखों का, वो किसकी आप कह सकते हैं कि लीडरशिप के अंदर उठा? तो बंदा बहादुर ने लीडरशिप संभाली खालसा पंथ की उसके बाद। अब देखिए खालसा पंथ उस समय मुगलों के अगेंस्ट उठ रहा था, लीडरशिप थी बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर जी को कैप्चर किया गया 1715 में, इनको एग्जीक्यूट करा दिया गया 1716 में। किसने कराया था? फर्रुखसियर ने। ओके, सिखों ने अपने राज के दौरान अपने खुद के कॉइन्स मिंट करने शुरू हुए। अपने खुद के कॉइन्स मिंट करने का मतलब दोस्तों यह है कि हमारा सोवरेन रूल है, हम अपनी करेंसी खुद इशू कर रहे हैं। तो सोवरेनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपनी खुद की करेंसी को लॉन्च करना। आप देखोगे दोस्तों कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सतलज और यमुना के बीच के एक बहुत बड़े इलाके पे था। मैं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कंटिन्यूस इलाके पे था, बीच बीच में कुछ पॉकेट्स थे जो इनके कंट्रोल के बाहर थे, बट ज्यादातर इलाके में इनका कंट्रोल था। फिर आगे देखते दोस्तों, ये जो बहुत सारे जो सिख कम्युनिटी एक आगे बढ़ के आई थी पॉलिटिकल कम्युनिटी की फॉर्म में, इसमें बहुत से एबल रूलर्स थे दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी में इन सिखों ने अपने आप को बड़े बड़े बैंड्स में ऑर्गेनाइज किया। इस बैंड को नाम दिया गया जथास, और बाद में ये इवॉल्व होकर बोले जाने लगे मीजल्स। इन मीजल्स की अपनी अलग अलग सेना थी। तो एक थी आपका सुकर चकिया मीजल। इस सुकर चकिया मीजल से निकल के आए थे आपके महाराजा रंजीत सिंह जी। ये महाराजा रंजीत सिंह जी आगे सारे मीजल्स को आपस में मिलाएंगे। इन मीजल्स की अपनी अलग अलग आर्मी थी जिसको दल खालसा ही बोला जाता था। ये सारे मीजल्स अमृतसर में मिलते थे बैसाखी और दिवाली के समय पे। वहां पे बैठ के ये आपस में डिसीजन लेते थे। इन डिसीजन को बोला जाता था रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु, जिसको गुरमताज भी कहते हैं। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, राखी सिस्टम। इस राखी सिस्टम में इन्होंने क्या बोला कि भाई हम जिस इलाके पे राज कर रहे हैं उस इलाके के कल्टीवेटर्स को हम राखी बांधेंगे। इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, कि वो हमको 20% ऑफ द प्रोड्यूस देंगे। हम ये शायद वो जो कल्टीवेटर्स थे वो जाके इन रूलर्स को राखी बांधते थे।
और ये रूलर्स उनके बदले में रक्षा करेंगे, और उस रक्षा के बदले में जो कल्टीवेटर्स हैं वो इन रूलर्स को 20% ऑफ द प्रोड्यूस देंगे। ये बात कही जाए। फिर आगे देखते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी था, इनका एक बहुत बड़ा रोल था खालसा पंथ की स्थापना करने में। इन्होंने नारा दिया, राज करेगा खालसा। साफ साफ बोल दिया कि भाई दिस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने पास पॉलिटिकल पावर लेके आएंगे। क्योंकि बहुत समय से मुगल अपोजिशन की वजह से, राजपूत अपोजिशन की वजह से, जो बाकी रीजनल फोर्सेस थी उनकी अपोजिशन की वजह से ये समझ में आ रहा था कि अगर अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करना है तो अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर बनाना पड़ेगा। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था काफी जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज था, वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए बहुत से मुगल गवर्नर्स को इन्होंने बहुत लंबे समय तक एक रेजिस्टेंस दिया है। और बाद में जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा तो उसमें भी कुछ इलाकों में अहमद शाह अब्दाली को ये सिख्स रेजिस्ट करेंगे। इन सिखों के कंट्रोल के अंदर में बहुत बड़े इलाके थे आपके पंजाब के, द रिच प्रोविंस ऑफ पंजाब इनके अंदर ही था। ठीक है, अच्छा, ये जो अहमद शाह अब्दाली जब आया था तो पंजाब के बहुत बड़े हिस्से में उसने बहुत सारी चीजों को सीज किया था, उस पर अपना कब्जा सा कर लिया था। फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली अपने पपेट रूलर को वहां पे इंस्टॉल करके वापस चला गया। बाद में उस पपेट रूलर के अगेंस्ट में इन सिखों ने बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी। फिर खालसा ने फिर से अपना सोवरेन रूल को डिक्लेयर किया 1765 में, अपना कॉइन मिंट करके, अपनी खुद की करेंसी बना के। और इस कॉइन पे वही इंस्क्रिप्शन था जो कि बंदा बहादुर के समय पे जो कॉइन आया था उसमें जो इंस्क्रिप्शन था। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। यहां पे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना हुई 1699 में, ध्यान दीजिएगा। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद बंदा बहादुर जी ने लीडरशिप संभाली। बंदा बहादुर जी को भी मुगल एम्परर ने मरवा दिया, लेकिन उसके बाद भी जो सिख लीडर्स थे उन्होंने अपने मीजर्स, अपने बंस को बना के रूल करना शुरू किया। समय समय पे उन्होंने अपने कॉइन्स भी निकालने शुरू किए। ये बहुत स्ट्रांग थे, जरूरी था कि इनको कंसोलिडेट किया जाए। तो देखिए, जो सिख टेरिटरीज थी वो बहुत बड़े इलाके में थी। इंदस टू जमुना में आपकी जो सिख टेरिटरीज थी वो फैली हुई थी, अलग अलग रूलर्स के अंदर डिवाइडेड थी। एक रूलर ने इनको कंसोलिडेट किया, जिनको ये समझ में आया कि कंसोलिडेशन की बहुत जरूरत है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर की तरह अपने आप को दिखाने की जरूरत है। वो थे आपके द कैरिज्मेटिक महाराजा रणजीत सिंह जी। इन्होंने सारे ग्रुप्स को रियूनाइट किया और अपनी कैपिटल स्थापित की लाहौर 1799 में। और महाराजा रणजीत सिंह जी इतने एफिशिएंट रूलर थे कि जब तक इनकी मृत्यु हो गई जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ब्रिटिशर्स की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इनके राज पे अटैक करें। मतलब इस लेवल की एफिशिएंसी थी महाराजा रणजीत सिंह जी के राज में। वो अलग बात है कि जब महाराजा रणजीत सिंह की आगे जाके मृत्यु होगी उस समय पे सिख अंपायर डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। उस समय पे ये जो एंग्लो सिख फोर्स होंगे, ये जो अंग्रेज होंगे, ये सिख अंपायर पे अटैक करेंगे। यहाँ पे आपको महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फोटो दिख रही है। ये बहुत एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप देखेंगे दोस्तों, 17वीं शताब्दी के एंड तक आते आते इन्होंने एक बहुत पावरफुल स्टेट को डेक्कन के रीजन में इस्टेब्लिश किया, और ये स्टेट फिर आगे उभर के आएगा एज अ मराठा स्टेट। शिवाजी की, उनके पिताजी का नाम था शाहजी, उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। इनका जन्म हुआ था शिवनेरी 1630 में। फिर धीरे धीरे इनकी जो गाइडेंस हुई वो इनकी माताजी के बीच में हुई। इनके गार्जियन थे दादा कोनदेव। इनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में दादा कोनदेव जी का एक बहुत बड़ा हाथ था। छोटे एज पे ही इन्होंने काफी हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया था। कॉन्क्वेस्ट का एक कैरियर बनाना शुरू किया इन्होंने। कई कई जगहों पे इनको हार भी मिली, पर उसके बाद ये पलट के जीते भी ये। आप देखेंगे दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी चीजें। इनके एक्सप्लॉइट्स फेमस हैं। बीजापुर की फोर्सेस ने हराया इन्होंने, मुगल की फोर्सेस को इन्होंने कई बार चकमा दिया है दोस्तों। गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। जंगलों में छुप जाते थे और कोई सेना आती थी, एकदम से निकल के आया, थप्पड़ मारा, डंडा मारा, चाकू मारा, फिर से छुप गए, फिर आए। मतलब अपोनेंट को ये पता ही नहीं चल पाता था कि भाई ये हो क्या रहा है, हम लड़ किससे आए। इस लेवल का इनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री प्रोवेस थी। इन्होंने अपने अंदर पूरा एक मराठा स्टेट की शुरुआत की, मराठा पावर की शुरुआत की। और जो आप कहते हैं बेस हमारे शिवाजी ने स्टैब्लिश किया, उस बेस का फायदा उठा के आगे जो पेशवाज हैं वो रूल करेंगे। अगर देखा जाए टैक्स कलेक्शन स्ट्रक्चर्स मराठा का, तो चौथ और सरदेशमुखी को ये लोग कलेक्ट करते थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए मराठास की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मराठा किंगडम भी एक पावरफुल रीजनल किंगडम के तौर पर उभरा। और देखा जाए दोस्तों, अंग्रेजों को अगर चैलेंज करने की बात कही जाए, ये जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके बैठे ना,
अगर कोई एक ऐसी पावर थी जो कि मुगलों के अलावा अगर कोई एक ऐसी पावर थी जो कि अंग्रेज के राज को हटा सकती थी, तो वो थी मराठा पावर। मराठा पावर बहुत स्ट्रांग पावर थी। शिवाजी ने इस पावर की नींव डाली 1627 से 1680 में। फिर बाद में देखेंगे कि इनकी आर्मी में कौन कौन था। तो देखिए, मराठास की आर्मी में बहुत स्ट्रांग पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी, जिनको आप देशमुख बोलते हैं, ये भी मराठा ही थे। फिर इनके इलाके में, ये जो डेक्कन का इलाका था, वहां पे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, पीजेंट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं कुनबी। ये कुनबीज भी मराठा की आर्मी में बहुत थे। कुनबी आज की डेट में बहुत बड़ी कम्युनिटी है महाराष्ट्र और डेक्कन के इलाकों में। और इनका प्रयोग करके शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ एक परचम फहरा दिया, एक जंग सी छेड़ दी। और बाद में आप देखोगे जब शिवाजी की मृत्यु होगी, तो मराठा स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए चित्तप्रावन ब्राह्मण की एक फैमिली सामने आएगी। तो जब शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवाशिप का कल्चर शुरू हुआ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ आएंगे, ये चित्तपावन ब्राह्मण फैमिली के थे। तो जो शिवाजी के सक्सेसर्स होंगे वो राजा रहेंगे, और इन राजा के बिहाफ पे रूल कौन करेगा? पेशवा रूल करेगा। तो सारी जंगों में जो लीडरशिप दिखाएगा वो पेशवा दिखाएगा। मराठा किंगडम की कैपिटल को स्टैब्लिश किया गया कहां पे? पूना में। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आए पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव वन, इनको बाजीराव बल्लाल भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो आपका रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, अभी एक जो बड़ी मूवी आई थी अच्छी सी इनकी दीपिका पादुकोणे जी के साथ, उसमें ये बाजीराव वन का ही किरदार निभा रहे हैं। ग्रेट मराठा जनरल थे। इन्होंने मराठा किंगडम की ताकत को बहुत बड़े इलाके में फैलाया, विंध्यास में, मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, इवन पोर्तुगीज तक से इन्होंने लड़ाई करके उनको हराया। पेशवा के अंदर मराठास एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह उठ के आगे आए। कई जगहों पे इन्होंने, आप कह सकते हैं, जो फोर्टिफाइड एरियाज हुआ करते थे ना मुगलों के, उसको बाईपास करके मुगलों की सेनाओं को कई जगहों पे इन्होंने हराया है। कुछ इस तरीके की मुगलों की सेना से लड़ते थे कि जो मुगलों की सेना की जो सप्लाई लाइन है, रीइंफोर्समेंट है, जो सामान वगैरह आते थे मुगलों की सेना को सपोर्ट करने के लिए, उस पूरी सप्लाई लाइन को तोड़ देते थे। तो इनका जो मिलिट्री लीडरशिप थी ना, मिलिट्री मैनेजमेंट था जो इनका मराठास का, वो बहुत तगड़ा था। आप देखोगे दोस्तों 1720 से लेकर 1761 के टाइम पीरियड में मराठा अंपायर बहुत तेजी से बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा एट द एक्सपेंस ऑफ मुगल अंपायर। तो मुगल अंपायर घटने लगेगा और मराठा अंपायर बढ़ने लगेगा। तो आप देखेंगे मालवा और गुजरात पे भी कब्जा कर लेंगे। मालवा और गुजरात मुगल्स के हाथ में थे। 1720s आते आते मालवा गुजरात मुगलों के हाथ से छीन के मराठास के हाथ में आ जाएगा। 1730s तक आते आते मराठा पूरे डेक्कन पेनिनसुला के रूलर बन जाएंगे, और उस पूरे पेनिनसुला में वो चौथ और सरदेशमुखी को इकट्ठा करेंगे। अब सवाल उठता है, चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है? तो देखिए, एक इलाके में जितना भी लैंड रेवेन्यू एक जमींदार इकट्ठा कर रहा है, उसका 25% टैक्स मराठास लेंगे, इसको बोला जाएगा चौथ। तो पूरा दक्कन मराठा के हाथ में था। इस पे जितना भी लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था, उसका 25% ले लेते थे मराठा एज अ चौथ। और इस 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जिसको चौथ बोलते हैं, चौथ के अंदर जितना टैक्स आएगा, उस टैक्स के ऊपर 10% और एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा सरदेशमुखी। तो बेसिकली सरदेशमुखी वाज अ सेस। सेस क्या होता है? सेस इज अ टैक्स ऑन अ टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स क्या था? चौथ था, और इस चौथ के ऊपर 10% लगा दिया, तो वो हो गया आपका सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी आपका लगाते थे मराठास। तो ये सरदेशमुखी वाज एक्चुअली अ सेस। ओके। फिर लगातार जो मराठा की जो रेट्स थी वो पूरे इंडिया में चल रही थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो दिल्ली पे रेड किया 1737 में, फिर राजस्थान में, पंजाब में, बंगाल, उड़ीसा में, कर्नाटका में, तमिल और तेलुगु रीजन्स में भी इन्होंने अटैक किया। अब इन सारे रीजन्स को फॉर्मली मराठा अंपायर का पार्ट नहीं बनाया गया, बट मराठास ने इनसे कहा कि आपको हमें रेगुलर ट्रिब्यूट्स भेजनी पड़ेंगी, पैसा भेजना पड़ेगा। तो बहुत रिसोर्सेज आए, बहुत पैसा आया मराठा वॉरियर्स के पास, पर बहुत दुश्मनी भी आई दोस्तों। जब अगल बगल के इलाकों में ये अटैक करते थे, तो जिसके इलाके में आप अटैक करोगे, ऑब्वियस बात है वो नाराज होगा दोस्तों। वो बोलेगा कि भाई हमारे इलाके में आप अटैक कर रहे हो। तो ये मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से मराठाओं ने बहुत सारे राजाओं को अपना दुश्मन बना लिया था। ये राजा इन मराठास की तरफ नहीं आए जब हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1760 में। तो आप देखोगे कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था, मराठास हार रहे थे, तब भी सूरजमल जो कि जाट राजा था दिल्ली के आसपास के इलाकों का, वो इनकी मदद के लिए नहीं आया। कोई भी मराठास की मदद के लिए नहीं आया। उसके दो रीजन थे, एक तो अहमद शाह अब्दाली की आर्मी बहुत बड़ी थी, दूसरी बात कोई उससे पंगा नहीं ले रहा था, और तीसरी बात सब लोग मराठा से नाराज थे।
इनकी पहले की जो रेट्स थी, जो अटैक्स थे, उसकी वजह से नाराज थे। मराठा दोस्त नहीं बना पाए थे, ताकत तो बहुत बना पाए थे पर दोस्त नहीं बना पाए। तो जब समय आया तो उस समय पे कोई मराठा की मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि पहले सब लोग मराठा से बहुत परेशान हो चुके थे। अब भले ही मराठास ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, पर मराठास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जबरदस्त था। जब वो किसी एक जगह को जीत लेते थे, उस जगह के जीतने के बाद वो वहां पे रेवेन्यू डिमांड्स को रखते थे वहां के रूलर के सामने। और जब वो रेवेन्यू डिमांड्स को रूलर के सामने रखते थे तो वो इनसेंसिटिव या इलॉजिकल रेवेन्यू डिमांड्स नहीं होती थी। वो उस जगह के एरिया को स्टडी कर लेते थे, लोकल कंडीशंस को देखते थे, वहां के पानी बरसने के पैटर्न को, लैंड को देखेंगे और ये देखेंगे कि वहां पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और फिर उस रेवेन्यू के हिसाब से अपनी डिमांड रखेंगे। तो आप देखोगे कि इनके चलते में, अब चूंकि इनको पता था कि भाई लैंड रेवेन्यू से हमको जो पैसा आ रहा है, वो टैक्स जो हम लगा रहे हैं वो एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर फ्लोरिश होना चाहिए। तो मराठास के अंदर आप देखोगे बहुत जगहों पे एग्रीकल्चर फ्लोरिश होगा। जिस जगह पे मराठा चीज का सीधे सीधे रास्ता, जैसे कि जो सिंधिया थे आपके ग्वालियर के, गायकवाड़ थे बरोड़ा के, भोसले थे नागपुर के, इन्होंने अपने जगहों पे एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत मिले इनको, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी बड़ी पावरफुल आर्मीज बनाई। इसकी वजह से मालवा जैसे इलाकों में कैंपेन कर पाए। लेकिन एक खास बात है दोस्तों, जिस जिस जगहों पे भी मराठास ने अटैक किया ना, उसको एक लिमिट से ज्यादा उन्होंने तबाह नहीं किया, खराब नहीं किया। मतलब एक इलाके की जो इंपॉर्टेंस थी, चाहे वो इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के टर्म्स में हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस ट्रेड के टर्म्स में हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर या क्राफ्ट्स के टर्म्स में हो, वो इंपॉर्टेंस नहीं खत्म हुई मराठास के अटैक की वजह से। जिस जगह पे भी मराठास गए, वहां पे भले अटैक करके उन्होंने जीत लिया, उसको बर्बाद नहीं किया, ठीक है। वहां के जो स्टैब्लिश सिस्टम्स थे उनको खराब नहीं हुआ। मराठास का बस ये था कि भाई हमको जीत गए हम, अब आप हमें टैक्स दे दो, और अगर टैक्स दे दिया तो मराठास चुपचाप से वहां से चले जाते थे बिना किसी चीज को तबाह किए। तो आप देखोगे कि सिंधिया के पेट्रोनेज के अंदर उज्जैन बहुत तेजी से बढ़ेगा, इंदौर की ग्रोथ बहुत होगी होलकर के अंडर में। जो बड़ी बड़ी सिटीज थी जिसपे अटैक करके मराठास जीते, उन सिटीज को खराब नहीं किया। वो सिटीज अगर कल्चरल सेंटर्स थी, अगर वो कमर्शियल सेंटर्स थी, तो वो बनी रही। आप देखेंगे जब मराठास नई नई जगहों पे अपना कंट्रोल करेंगे, नए ट्रेड रूट्स निकलेंगे। तो पहले जो सिल्क पैदा होता था चंदेरी रीजन में, अब वो पूना में भी आके बिकेगा, जो कि मराठा का कैपिटल था। फिर आगरा और सूरत के बीच में एक जगह है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता था। तो आगरा सूरत का ट्रेड जो कि बुरहानपुर के थ्रू होता था, अब उसका ट्रेड एक्सपेंड होके आपका पूना नागपुर भी आ गया, लखनऊ इलाहाबाद भी आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे वो एक्चुअली में एक्सपेंड होंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी वो एक्सपेंड होगी, एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा। किसी भी चीज को बर्बाद नहीं किया मराठास ने, ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने अटैक करके जगह को जीता और वहां से फिर टैक्स वसूला। इनका मेन काम था पैसे कमाना और जगहों पे अपना कंट्रोल करना, बट किसी को जबरदस्ती से तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ये इन्होंने नहीं किया। तो नादिर शाह ने अटैक किया, पूरी पूरी जगह को बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, ये सब मराठास ने नहीं किया। तो मराठास का जो अटैक था ना, उस अटैक में इन्होंने बर्बादी नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है इनकी। प्लस जिन जगहों पे मराठास का राज था वो जगहें कल्चरली कॉमर्शियली ग्रो करेंगी आगे, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इस चीज को जल्दी लोग रिकॉग्नाइज करते नहीं है। फिर हम जाट्स की बात कर लेते हैं। देखिए लेट 17th और 18th सेंचुरी में जाट कम्युनिटी ने भी अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। जो उनके लीडर थे चुरामन, उन्होंने दिल्ली की शहर के आसपास के बहुत बड़े इलाके पे अपना कंट्रोल किया। और 1680s आते आते दिल्ली और आगरा के बीच का जो रीजन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जाट्स के कंट्रोल के अंदर में आ गया। कुछ समय के लिए आगरा की सिटी के पूरे राजा ये जाट्स थे। ये थे कौन? ये प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे इलाके में ये डोमिनेट करते थे। आज की डेट में भी आपको बहुत से जाट कम्युनिटी के लोग इस इलाकों में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बने इनके अंदर में। इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे सूरजमल। इन्होंने किंगडम ऑफ भरतपुर बनाया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह उभरा ये भरतपुर। आप देखेंगे दोस्तों, जब नादिर शाह अटैक करेगा दिल्ली में 1739 में, तो दिल्ली के बहुत सारे जो नोटेबल लोग होंगे वो भाग के आके सूरजमल के किंगडम में छुप जाएंगे उस समय के लिए। और सूरजमल के किंगडम के बिल्कुल कोर पे नादिर शाह का अटैक नहीं हुआ, तो जो आउटस्कर्ट्स में इलाके थे वो जरूर अफेक्ट हुए थे नादिर शाह के अटैक के दौरान। जो बेटा था आपका सूरजमल का जवाहिर शाह, इनके पास खुद के 30,000 ट्रूप्स थे और इसने कुछ ट्रूप्स को खरीदा भी था। तो लगभग 20,000 मराठा ट्रूप्स इनके अंदर में काम कर रहे थे, 15,000 सिख ट्रूप्स इनके अंदर में काम कर रहे थे। अगर बनवाई की बात की जाए क्या क्या बनाया इन्होंने, तो भरतपुर फोर्ट बनवाया गया है। फिर एक दिग नाम की जगह है, वहां पे जाट्स ने एक इलेबोरेट गार्डन पैलेस बनवाया है, जिसमें जो कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो अंबर और आगरा की बिल्डिंग से लिया गया है, आम्बेर और आगरा की बिल्डिंग से।
ओके, शाहजहां के अंदर जिस तरीके की आर्किटेक्चरल फॉर्म्स देखी गई हैं, उस तरीके की आर्किटेक्चरल फॉर्म्स आपको जाट्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही दोस्तों, ये दिग नाम की जगह है, वहां पे एक पैलेस कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ये चीज बनाई गई है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो जाट्स की पावर की बात की गई है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो सूरजमल के अंदर में सूरजमल ने जाट स्टेट को कंसोलिडेट किया, जिसका सेंटर बनाया भरतपुर। भरतपुर आज की डेट में प्रेजेंट डे राजस्थान में है। 1756 से 1763 के टाइम पे जो जाट पावर थी, इसको सूरजमल ने कंसोलिडेट किया था, पॉलिटिकल पावर। और सूरजमल ने कौन कौन से इलाकों में इस जाट पावर को फैलाया था? तो ईस्टर्न राजस्थान, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली। हालांकि इसको काफी प्रॉब्लम भी हुई थी, क्योंकि 1756 से 1763 के बीच में 1761 में होगा बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो दिल्ली के आसपास के इलाकों को निस्त नाबूद कर दिया था उस समय पे किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। तो उसकी वजह से सूरजमल को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे पैलेसेस और फोर्ट्स बनवाए हैं सूरजमल ने। जो एक बहुत फेमस लोहागढ़ फोर्ट है भरतपुर में, ये कहा जाता है कि सूरजमल द्वारा बनवाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। थोड़ा बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई है। क्या बोला गया है? देखिए, 18th सेंचुरी इंडिया में अलग अलग तरीके के स्टेट सिस्टम्स थे, राजा रजवाड़े थे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। होता क्या था उस समय पे, जो लोग थे हमारे यहाँ पे भी, जो लोग थे उनको किसी भी तरीके के राइट्स नहीं थे। जैसे आज हम सिटीजन हैं ना, तो हमारे कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ गवर्नेंस। उस समय पे कोई राइट्स नहीं थे, जो राजा बोलता था वो हो जाता था। कुछ ऐसा ही वेस्टर्न वर्ल्ड में भी था। वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग रहा करते थे ना, वहां पे जो राजा होता था, राजा अपने हिसाब से चीजें करता था, नीचे के लोगों को कोई राइट्स नहीं थे। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 से 1781 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और इन रेवोल्यूशंस ने हिस्ट्री के एवोल्यूशन को बदल के रख दिया। इन्होंने, इन रेवोल्यूशन ने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा कि भाई ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो एलीट क्लास है, इनको सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस क्यों दिए गए हैं? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास, पीजेंट, आर्टिसंस उठ के खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे कि भैया ये धर्म के ठेकेदार, क्लर्जी, ये नोबिलिटी किस बात पे इतने एक्स्ट्रा राइट्स ले रहे हैं और हमको क्यों दबा के रखा गया है? ये प्रिविलेजेस इनको बर्थ के बेसिस पे क्यों मिल रहे हैं? और फिर बवाल हुआ, रेवोल्यूशंस हुए, और इन रेवोल्यूशन ने बदल दिया सब्जेक्ट्स को, किसमें? सिटीजन्स में। जो पहले सब्जेक्ट थे, जो पहले गुलाम थे, अब वो बनेंगे सिटीजन्स। और गुलामों और सिटीजन्स में बहुत फर्क होता है दोस्तों, ये हमने पॉलिटी में देखा है। अपने देश की बात की जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, तो सिटीजनशिप, नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे आइडिया लेट 19th सेंचुरी में उभर के आएंगे, जब दादा भाई नेहरू जैसे लोग अंग्रेजी राज की गलतियों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये थी चीजें दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धीरे धीरे करके मैं और वीडियोस भी अपलोड करूंगा। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सारे कीवर्ड्स वैसे मैं एक्चुअली डिस्कस कर चुका हूँ। सूबादारी, दल खालसा, मिस्र, फौजदारी, इजारादारी, चौथ, सरदेशमुखी, सब कुछ आ चुका है हमारे सामने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।